नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो है तो बहुत पहचानी सी, लेकिन उसके राज बहुत गहरे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य की। मतलब जरा सोचिए, कैसे शरीर की एक छोटी सी हरकत, उंगलियों का एक हल्का सा घुमाव, एक पूरे ब्रह्मांडीय अनुभव में बदल जाता है। शरीर, हमारी सांसें और उनके जरिए कही जाने वाली कहानियां, इन सबका जो जादुई तालमेल है ना, वो सच में कमाल का है। तो चलिए हमारी रोजमर्रा की हरकतों के पीछे छिपी इस शानदार कला की परतों को खोलते हैं। अब इस पूरी कला का जो मूल रहस्य है ना, वो एक बहुत ही सुंदर प्राचीन संस्कृत श्लोक में छिपा है। यतो अस्तस्तदो दृष्टि, यतो दृष्टिस्ततो मना। सुनने में शायद थोड़ा जटिल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जहां हाथ जाते हैं वहीं आंखें जाती हैं, और जहां आंखें जाती हैं मन बस वहीं लग जाता है। मतलब ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये पूरा का पूरा एक दार्शनिक ढांचा है जो हमें बताता है कि कैसे भौतिक शरीर मानसिक और भावनात्मक गहराई तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है, एकदम डायरेक्ट कनेक्शन। तो यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला शारीरिक हाव भाव अचानक से किसी इतनी गहरी, इतनी शक्तिशाली भावना में कैसे बदल जाता है। मतलब एक हाथ का उठना या पलकों का हल्का सा झुकना दर्शकों की आंखों में आंसू कैसे ला सकता है। आज हम इसी सफर को डिकोड करेंगे। कैसे आम जिंदगी के सामान्य गतिविधियों से निकलकर शास्त्रीय नृत्य की इस इतनी एक्सप्रेसिव भाषा तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो इसे ऐसे समझते हैं। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, कोई नहा रहा है, कोई उछल कूद कर रहा है। सच कहूं तो इस कला की शुरुआत किसी बहुत बड़े और भव्य मंच पर नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है यहीं से, जीवन की इन्हीं छोटी छोटी आम गतिविधियों से। चाहे भारी बैग उठाना हो, दोस्तों के साथ दौड़ना हो, या बस कुर्सी पर टिककर बैठना हो, हर काम में एक खास तरह की गति होती है ना। शास्त्रीय नृत्य कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये इन्हीं प्राकृतिक गतियों की लय को पकड़ता है और उन्हें तराश कर एक मास्टरपीस बना देता है। और अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो इन सभी गतिविधियों के सेंटर में जो सबसे बेसिक और लगातार चलने वाली क्रिया है, वो क्या है? हमारी सांस। शरीर को फैलाते समय सांस अंदर लेना और सिकोड़ते समय सांस बाहर छोड़ना। सांस और गति का ये कनेक्शन बिल्कुल अटूट है। शायद ये जानकर हैरानी हो कि एक कुशल नर्तकी की सांस लेने की जो लय होती है ना, वो बिल्कुल एक ध्यान में बैठे योगी जैसी होती है। ये सिर्फ डांस की कोई टेक्निक नहीं है, ये शरीर के बैलेंस और भलाई के लिए भी उतनी ही जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ता है। भारत के अलग अलग कोनों से आए ये 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। अब इन सब में एक बहुत ही कमाल की समानता है, और वो है भंग, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी का झुकाव। केरल के कथकली से लेकर ओडिशा के ओडिसी और उत्तर भारत के कथक तक ये भंग ही तय करता है कि मंच पर नर्तक का शरीर कैसा आकार लेगा। ये बस शरीर को एक ज्यामितीय आकार, एक खास शेप देने का तरीका है। इसे और अच्छे से समझने के लिए इन 2 तस्वीरों को देखिए। कितना साफ अंतर है ना। एक तरफ कथकली की बिल्कुल सीधी समभंग मुद्रा है, यानी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, कोई झुकाव नहीं। ये एकदम स्थिरता और गजब का बैलेंस दिखाती है। और वहीं दूसरी तरफ ओडिसी की त्रिभंग मुद्रा है। त्रिभंग यानी शरीर में 3 जगहों से घुमाव। ये मुद्रा बहुत ही ड्रामेटिक और बिल्कुल किसी मूर्ति जैसी लगती है। एक ही शरीर है, लेकिन सिर्फ आकार बदलने से उसकी पूरी की पूरी एनर्जी और अर्थ ही बदल जाता है। अब भरतनाट्यम की इस द्विभंग मुद्रा को ही ले लीजिए। इसमें शरीर 2 जगह से मुड़ा होता है, और ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि रीढ़ की हड्डी का हर एक झुकाव कैसे एक नई कहानी गढ़ सकता है। ये सब सिर्फ देखने में सुंदर लगने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि हर एक झुकाव, हर एक मोड़ के साथ एक नया चरित्र, एक नई भावना जन्म लेती है। शरीर का हर मोड़ दर्शकों से बात करने का एक नया जरिया बन जाता है। आप शायद ये सवाल उठे कि ये सब तो बहुत ही जटिल शास्त्रीय मुद्राएं हैं, पर असल में ये रोजमर्रा के कामों की ही तो नकल है। जब भारी बैग उठाया जाता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से एक खास झुकाव ले ही लेता है। हाँ, ये बात और है कि वो शास्त्रीय नृत्य जैसा खूबसूरत नहीं दिखता और शायद पीठ दर्द भी दे दे। लेकिन जरा तेज हवा में लहराते हुए एक ऊंचे पेड़ को देखिए, वो भी तो बिल्कुल त्रिभंग जैसी गति कर रहा होता है। मतलब जाने अनजाने में ही सही, हर दिन आसपास एक नृत्य ही तो चल रहा है। खैर, अब आती है सबसे दिलचस्प बात। एक साधारण सी शारीरिक मुद्रा अचानक से एक शुद्ध भावना में कैसे बदल जाती है।
यही एंट्री होती है नवरस की। 9 मूल मानवीय भावनाएं जो सच कहें तो पूरे मानव अस्तित्व को डिफाइन करती हैं। श्रृंगार से लेकर हास्य, करुणा, वीर, रौद्र, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत तक। शरीर की गति इन 9 रसों के जरिए एक प्योर फीलिंग बन जाती है। कला का असली मकसद सिर्फ सुंदर दिखना नहीं है, बल्कि दर्शक के भीतर इन रसों को, इन भावनाओं को जगाना है। इस पूरे स्पेक्ट्रम को समझने के लिए जरा इन 2 एकदम अलग भावनाओं पर गौर कीजिए। एक तरफ है श्रृंगार, यानी सौंदर्य, प्रेम और कोमलता। इसकी अभिव्यक्ति बहुत ही सौम्य, नाजुक और आकर्षक होती है। और ठीक इसके विपरीत है वीभत्स, यानी घृणा या अरुचि की अभिव्यक्ति। यह बहुत ही कठोर, तेज और विचलित कर देने वाली होती है। और एक कलाकार की असली ताकत इसी में है कि वो इन दोनों एक्सट्रीम भावनाओं को बिल्कुल समान इंटेंसिटी और सच्चाई के साथ मंच पर जीवंत कर दे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि नर्तक का चेहरा सच में एक खाली कैनवस बन जाता है। ये नवरस हमारी भावनाओं को कुछ इस तरह कैप्चर करते हैं कि एक कलाकार बिना एक भी शब्द बोले दुनिया की कोई भी भावना जता सकता है। थोड़ा सोचिए, जब दर्शन मंच पर उन चेहरों को देखते हैं तो वो असल में अपने ही अंदर की भावनाओं का रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। वे खुश होते हैं, रोते हैं, डरते हैं। ये एक ऐसा मूक संवाद है ना, जो बिना कुछ कहे सीधे दिल में उतर जाता है। चेहरे के भावों के बाद कहानी कहने का जो अगला सबसे बड़ा टूल है वो है हाथ। इन्हें असंयुक्त हस्त मुद्रा कहा जाता है। मतलब एक हाथ के इशारे जो अपने आप में एक्सप्रेशन और कहानी कहने की एक पूरी की पूरी भाषाएं हैं। इसे एक बहुत ही एडवांस्ड और डिटेल्ड साइन लैंग्वेज माना जा सकता है, जहां उंगलियों की हर एक पोजीशन, उनके मुड़ने का हर एक छोटा सा एंगल अपना एक फिक्स्ड और गहरा अर्थ रखता है। ये बिल्कुल हवा में कविता लिखने जैसा है। सच कहूं तो हाथों की ये उंगलियां मिलकर पूरी की पूरी एक डिक्शनरी बना देती हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ प्रमुख असंयुक्त हस्तमुद्राएं हैं, जैसे पताका, मुष्टि, शिखर, भ्रमर, हंसास्य और मुकुल। यह देखकर सच में आश्चर्य होता है कि सिर्फ एक हाथ के इस्तेमाल से कितनी बड़ी वोकैबुलरी तैयार हो सकती है। मुष्टि यानी बंद मुट्ठी बनाकर ताकत या गुस्सा दिखाना हो, या मुकुल के जरिए एक खिलती हुई कली का एहसास कराना हो। इन हाथों में चंद इशारों से पूरी की पूरी किताब बयां कर देने की ताकत है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उसी प्राचीन श्लोक का अंतिम और सबसे पावरफुल हिस्सा, यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्ततो रसः। इसका मतलब है, जहां मन एकाग्र होता है वहीं भाव उत्पन्न होता है, और जब भाव उत्पन्न होता है तब जाकर रस या शुद्ध आनंद का संचार होता है। सही मुद्राएं, चेहरे के भाव और ये हाथों की मुद्राएं, ये सब मिलकर इसी प्राचीन ज्ञान को तो सच साबित करते हैं। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि एक तरह की साधना है जो देखने वाले और करने वाले दोनों को एक गहरे स्तर पर जोड़ती है। तो अब जाते जाते जरा इस बारे में विचार कीजिए, अगर मंच पर पूरे फोकस के साथ किए गए ये हाव भाव इतनी बड़ी बड़ी और गहरी कहानियां बयां कर सकते हैं, तो हमारी रोजमर्रा की वो अनजाने में की गई हरकतें आज दुनिया को हमारे बारे में कौन सी दिलचस्प कहानियां सुना रही हैं। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।